दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का आखिरी एपिसोड। और आज की कहानी है अनजान मोहब्बत। जारी रहेगी इस एपिसोड के साथ। आज हम सुनने जा रहे हैं अनजान मोहब्बत का आखिरी और शेष भाग, और इस अलौकिक हॉरर ऑडियो स्टोरी सीरीज़ का भी आखिरी भाग। जिस बात का डर था वही हुआ। जब अशरफ अपने पेरेंट्स के पास ये बात लेके गया कि वो सराया से शादी करना चाहता है, तो उसके फैमिली फट पड़ी। सबसे पहले तो उसकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारी कोई उम्र नहीं है शादी करने की। उसके पापा ने कहा कि वो कतई इस बात की मंजूरी नहीं देने वाले। एक तो वो किसी काम का नहीं, किसी काबिल नहीं, और वो एक अनजान लड़की से शादी करना चाहता है, वो भी उनके माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ, जिस पर वो कभी तैयार नहीं होने वाले। इस पर अशरफ बहुत ज़्यादा बहस पे उतारू हो गया। उसके माँ बाबा ने भी उसे बहुत डांट फटकार लगाया, लेकिन अशरफ माना नहीं। उसने कह दिया कि या तो वो इस घर में रहेगा या तो वो सराया के पास, जिस पर उसके वालिद को उस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस पर हाथ उठाना चाहा, तो जैसे अशरफ ने उनका हाथ थाम लिया। अशरफ ने उन्हें कह दिया कि वो इस घर में अब और नहीं रहना चाहता, क्योंकि बचपन से आज तक सिवाय दुख दर्द के उस घर में उसे कुछ नसीब नहीं हुआ था। वो सराया से शादी करेगा तो मतलब करेगा, चाहे उनकी मर्ज़ी हो या ना हो। उसकी माँ इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अशरफ तो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया, लेकिन उसके माँ बाप कतई तैयार नहीं थे। उस पूरी रात उन तीनों के बीच में झगड़ा होते रहा। अगली सुबह होने से पहले अशरफ अपना घर छोड़कर जा चुका था। उसने अपनी सराया के लिए उन दोनों को छोड़ देना ही स्वीकार कर लिया। एक लेटर पर उसने लिख दिया कि वो सराय के पास जा रहा था, और इतना कह के वो निकल गया। सराय का फ़ोन कॉल जब आया, तब अशरफ पार्क में बैठा हुआ था। उसने सारी तमाम बातें सराय को बताई। उसने कहा कि उसे डर था कि सराय को उसके पापा शायद धमकाएं या उसकी फैमिली में जाके उन्हें भी कुछ कहें, लेकिन सराय तो जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं था। उसने कहा कि वो बिल्कुल फ़िक्र ना करे, क्योंकि उसके माँ बाप उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि वो उसके पास चला आए। अशरफ ने इस बार अपनी बाइक भी नहीं उठाई। वो जैसे तैसे सराया के घर तक पहुंचा, वही पुराना वीरान सा घर। सराया उसे दरवाजे पे मिली। उस वक्त सुबह 9 बजा था। पूरी वादियों में चारों तरफ रोशनी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि सुबह से बादल घिर रहे थे, और काले बादलों के सिवाय आसपास कुछ नहीं दिख रहा था आसमान में। अशरफ जब अंदर आया, तब तक बादल गरजने लगे थे। उसने सराया से कहा कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, तो उस पर उसने कहा कि वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, तुम उनसे दोपहर बाद ही मिल पाओगे। सराया ने उसे समझाया, उसे एक बड़े से कमरे में लाकर जगा दिया, और कहा कि यही उसका कमरा है आज से, उसका और सराया का। वो सराया का बेडरूम था दोस्तों। अशरफ ने कहा कि तुम्हारे फैमिली को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम एक ही बेडरूम में रहेंगे? तो उसने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो मेरे किसी भी डिसीजन के कभी खिलाफ़ नहीं जाते, उल्टा मुझे सपोर्ट करते हैं। तुम टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे फैमिली वाले हैं ना, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। अशरफ उनके साथ रहने लगा दोस्तों। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। उसने दोपहर बाद
रॉबर्ट से और उनकी वाइफ से मुलाकात की। वो अपने कमरे में बैठे थे और उस वक़्त भी अशरफ ने गौर किया कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ़ हल्की-फीकी रोशनी खिड़की से जो अंदर आ रही थी, उसकी थी। बाहर तो घना अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि सुबह से ही मैंने बताया था आपको कि काले बादल छाए हुए थे। बीच-बीच में बिजलियाँ कड़क रही थी। रॉबर्ट ने कहा कि उसे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि इस वक़्त धूप बिल्कुल नहीं निकलती। अशरफ को बड़ा अजीब लगा। वो वैसे ही परेशान था। उसने कहा कि उसका माँ-बाप से झगड़ा हो गया और वो लोग तैयार नहीं हैं। जिस पर रॉबर्ट ने कहा कि वो जितना दिन चाहे वहाँ रह सकता है, बल्कि रहे क्यों? वो चाहते हैं कि वो अब उनकी बेटी से शादी कर ले। जिस पर अशरफ हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि आप मेरी शादी सराया से इतनी जल्दी कराना चाहते हैं? देखिए, अगर मेरे पेरेंट्स को अगर पता चला तो वो नाराज़ होंगे। रॉबर्ट ने कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन। मैं तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी के साथ तुम्हारी फैमिली कभी भी तुम्हारा रिश्ता तय होने नहीं देगी। अगर तुम राज़ी हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मेरी बेटी का अब तुमसे दिल लग गया है। अगर तुम उसे छोड़ के गए तो हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, और मुझे अपनी बेटी की खुशियों की बहुत परवाह है अशरफ। तुम यहाँ हमारे बेटे की तरह रह सकते हो। इस बात से अशरफ का दिल भर आया। उसने सोचा नहीं था कि जो लोग उसके अपने पेरेंट्स उसे बिल्कुल नहीं मानते थे, वहीं दूसरी तरफ एक गैर अनजान सराय के माँ-बाप उसे इतना कुछ सपोर्ट कर रहे थे। उसने साफ-साफ खुल के कहा कि वो तो नौकरी नहीं करता। अब अभी तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता है। अशरफ जिस पर रॉबर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम अगर कॉलेज ना भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तुम्हारे एजुकेशन सर्टिफ़िकेट्स मिल जाएँगे, और वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम करोगे भी क्या? तुम यहाँ रहो और हमारा बिज़नेस सँभालो। सराया हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, और अब तुम मिल गए हो तो मेरी चिंता दूर हो गई है। अशरफ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत महसूस करने लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में होने वाला था। पहले सराया को उसकी ज़िंदगी में आना, फिर एकदम से उसके माँ-बाप का उसे यूँ सपोर्ट करना, और एकदम से उन लोग का यूँ उसे सहारा देना। अशरफ ने उनसे कहा कि पर मेरे माँ-बाप, डोंट वरी, उसकी तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे माँ-बाप को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप नहीं जानते, वो मेरी बात को कभी नहीं मानेंगे। उल्टे कहीं वो आप लोग के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी करें। रॉबर्ट ने कहा कि उसे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल वो बिना किसी टेंशन के इसे अपना घर समझे, और यहाँ वो एक सदस्य की तरह है, क्योंकि वो अब उनका होने वाला दामाद था। अशरफ इतने जल्दी ये फ़ैसला लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन सराया की मोहब्बत में वो इस तरीके से गिरफ्त में आ गया था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो चाहता था कि वाक़ई जल्द से जल्द सराया उससे शादी कर ले, तो एक बार शादी हो जाए तो हो सकता था कि उसके माँ-बाप इस बात को मान लें। लेकिन कहीं न कहीं वो दिल के किसी कोने में इस बात को भी जानता था कि सुनते ही इस बात को उसके माँ-बाप उसे घर से निकाल देंगे। वही हुआ। जब अशरफ कॉलेज नहीं गया तो उसके माँ-बाप उसे ढूँढते हुए वहाँ पहुँचे। उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने कॉलेज छोड़ दिया था। बाद में मालूम जब चला तो वो लोग सराय की कोठी पर पहुँचे, लेकिन रॉबर्ट ने साफ अशरफ से कह डाला था कि वो उनके सामने ना जाए, वो खुद उनसे बात करेंगे। रॉबर्ट और उसकी वाइफ मार्था ने अशरफ के परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको देखते ही जैसे अशरफ के माँ-बाप को
बहुत अजीब महसूस होना है, क्योंकि वो एक तो इतने वीरानों में रहते थे, ऊपर से उनका बेटा वहाँ था, वो उससे मिलना चाहते थे, जिस पर रॉबर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि उनका बेटा उनसे मिलना नहीं चाहता। वो उन्हें समझाने लगे, लेकिन समझना तो दूर, वो बहस पे और झगड़ा पे उतर आए, जिस पर रॉबर्ट ने उन्हें साफ कह दिया कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अशरफ अब लौट कर भी उनके पास नहीं जाएगा। वो उनका होने वाला दामाद बन चुका है। जिस पर सराया ने वहाँ आकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने पहली दफ़ा अशरफ की मोहब्बत को देखा। सराय को देखकर उन्होंने कहा कि उनका बेटा उसकी खूबसूरती में अंधा हो गया है। उसे सच्चे और अच्छे का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। यकीनन वो एक दिन बहुत पछताएगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल गए। अशरफ को जब ये बात मालूम चली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन रॉबर्ट ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं तो इसमें गम मत करो। हम तुम्हारे अपने, आज से ये घर तुम्हारा है, तुम हमारे साथ रहोगे। अशरफ की ज़िंदगी एकदम से पलट सी गई। अशरफ उनके साथ रहने लगा। जितने दिन अशरफ जितने दिन अशरफ उन लोग के साथ रह रहा था, वो नोटिस कर रहा था कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। वो जब भी डिनर पर बैठते तो कुछ खाते नहीं थे। उनके चेलिस जो जाम होती थी वो पीतल की ग्लासेस होती थी, और उसमें क्या तरल पदार्थ होता था वो समझ नहीं आता था, क्योंकि जब भी वो उन पीतलों के बर्तनों में झांकने की कोशिश करता था, या तो वो साया की नज़रों में होता था या तो रॉबर्ट की वाइफ मार्था की नज़रों में, जिस वजह से वो जाकर भी देख नहीं पाता था। उन्होंने देखा था कि कभी कभी रॉबर्ट और उनकी वाइफ बिल्कुल जवान लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी महज 30-40 साल के हों, और कभी जब उन्हें देखता था तो महसूस करता था कि उनकी कितनी उम्र हो चुकी, कितना ढल चुका जिस्म उनका, लेकिन अगले दिन वो बिल्कुल जवान दिखते थे। उसने देखा कि रात गए रॉबर्ट और उनकी वाइफ बहुत देर तक जागते रहते थे। सराया से वो पूछने की बहुत कुछ कोशिशें करने लगा, लेकिन सराया उसे कुछ ढंग का जवाब नहीं देती थी। वो तो बस जब भी अशरफ के साथ होती तो उसके साथ हसीन लम्हों को गुजारने कहती। अशरफ धीरे धीरे सराया के पहलू में इस कदर गिरता चला गया कि उसे वाकई हकीकत जैसे दिख नहीं रही थी। उन वीरानों में रहते रहते अशरफ को कई दिन गुजर गए। अब उसने धीरे धीरे चीज़ों को नोट करना शुरू किया। दोनों दंपत्ति रात गए अपने जब कमरे में दाखिल होते थे तो उसके बाद पूरे घर में खामोशी छा जाती थी, लेकिन कहीं आधी रात के बाद उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कई दिन तो उसने उन आवाज़ों को इग्नोर किया था, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो पाया कि सराया वहाँ मौजूद नहीं थी। अचानक उसने खिड़की के पास किसी चीज़ को देखा। शायद खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन जब उसने गौर किया तो पाया कि वो चीज़ शीशे को ठोक रही थी। उसने गौर से देखा, वो एक चमगादड़ था। उसने उठकर लाइट जलानी चाहिए पर बत्तियाँ जल नहीं रही थी। एक तो उस घर में रोशनी मध्यम जलती थी। उसने जाकर जैसे ही खिड़की को ऊपर करते हुए खोला, एकदम से वो चमगादड़ घर के अंदर फड़फड़ाते हुए घुस गया। अशरफ उसे भगाने लगा, हट जा, हट, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, और देखते ही देखते वो अंधेरे में ना जाने कहाँ गुम हो गया। अशरफ उसे ढूंढने के लिए अभी कोई चीज़ तलाश ही रहा था कि ताकि उसे मारकर बाहर कर पाऊँ। तभी उसने देखा कि वो चीज़ एकदम जैसे अंदर दाखिल हुई थी वैसे गायब हो गई।
इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो वापस बिस्तर पर आकर लेटा तो उसने देखा कि उसके बगल में सराया लेटी हुई बेसुध सो रही थी। अरे! अभी तो वो वहाँ नहीं थी, ना वो कमरे में दरवाज़े की तरफ से आई, तो वो आई कब? उसने सराया को जगाना चाहा तो सराया ने नींद में ही कहा कि क्या बात है? अशरफ ने कहा तुम कहाँ थी? उसने कहा कि मैं टॉयलेट गई हुई थी। ल लेकिन तुम तो मुझे कहीं दिखी नहीं, बाथरूम में भी नहीं। सराया ने एक बार उसे गौर से देखा और कहा नज़रें बुझाए कि मैं नीचे के बाथरूम में गई थी और माँ से कुछ काम था। लेकिन तुमने तो कहा था कि अंकल और आंटी एक बार कमरे में दाखिल होते तो फिर किसी से मिलते नहीं। सराय ने कोई जवाब नहीं दिया। अशरफ को लगा कि वो सो चुकी थी। वो पहलू बदल कर सोने लगा। अचानक वो चमगादड़ कहाँ गायब हो गया था। अगली रात भी वही कुछ घटा। जब इस बार उसकी नींद खुली तो वहाँ पर गहरा सन्नाटा छाया था। सराय बिस्तर पर फिर नहीं थी। उसने उठकर एक बार चारों तरफ निगाह दौड़ाया और सराय का नाम पुकारा। सराय उसे कहीं नहीं दिखी। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झाँका। अचानक उसकी निगाह मिली। उसने देखा कि ज़मीन पर पंजों के बल एक औरत चले जा रही थी। हाथों के बल, जैसे कोई जानवर चलता हो। उसने खिड़की खोलकर बाहर झाँका। हवा तेज चल रही थी। बादल गरज रहे थे। क्या, कौन है वो? उसने एक अजीब सा झिल्ली जैसा गाउन जैसा कपड़ा पहन रखा था। अचानक उसने एक बार ठहर कर जैसे ऊपर की तरफ झाँका। उस औरत के चेहरे पर निगाह पड़ते ही अशरफ जल्दी से अंधेरे की आड़ में दीवार से छिप गया। उसने कमरे के अंदर जल्दी से अपना सर अंदर किया और वैसे छुपा उसकी हर हरकत को देखने लगा। वो औरत जैसे उसकी खुली खिड़की की तरफ ही देख रही थी। ये तो कोई और नहीं, सराय की माँ मारता है। अशरफ कुछ देर वैसे ही बैठा रहा। जब वो धीरे धीरे छुप कर देखने लगा तो उसने पाया कि माँ वहाँ पर नहीं थी। अशरफ, ये क्या हो सकता है? तो उसने पाया कि वहाँ सराया की माँ नहीं थी। कहाँ गायब हो गई वो? अचानक उसने नीचे दीवार की खिड़की की तरफ देखा जिस तरफ उनका कमरा था। वो लोग तीसरी मंजिल पे थे। दूसरी मंजिल पर उसके माँ बाबा का कमरा था। उसकी खिड़की से एक और चीज़ बाहर निकला। अशरफ ने गौर से देखा। इस बार उसे रॉबर्ट की झलक मिली। वो इंसान की तरह नहीं बल्कि दीवारों पे किसी चिपकली की तरह चढ़ रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? अशरफ ये मंजर देख के एकदम से डर गया। वो आदमी या जो कोई भी था जिसे रॉबर्ट समझ रहा था अशरफ, वो सरासर रॉबर्ट ही था। और वो एकदम चिपकली की भांति दीवार पर चलता हुआ कुछ देर चलकर जैसे ज़मीन पर कूदा। फिर उसके बाद वो भी रेंगता हुआ जैसे घने जंगलों के अंदर कहीं चला गया। अशरफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से बिस्तर का घेरा काट कर कमरे से बाहर निकला। गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने को हुआ कि तभी उसे सराया दिखी जो ऊपर आ रही थी। उसने अशरफ की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। अशरफ ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सराय ने कहा तुम अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कमरे में वापस। अशरफ ने उसे समझाने की कोशिश की पर सराय की जैसी उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने उसे एक ही हाथ से पकड़कर उसकी बाँह को थामे वापस कमरे में लाया।
अशरफ उसकी ताकत के चौंक उठा। उसने सोचा नहीं था कि सराय के अंदर इतनी ताकत आ गई थी। उसने सराय से कहा कि ये तुम्हारे माँ पापा, मैंने उन्हें उनके कमरे की खिड़की से निकलते हुए देखा। सराय एकदम दहशत से उसकी तरफ देखने लगी। सराय ने पूछा कि क्या कहना चाह रहे हो तुम? अशरफ ने बताया कि मैंने उन दोनों को खिड़की से बाहर निकलते हुए दीवार पर चलते हुए देखा। उसके बाद वो लोग ज़मीन पर रेंगते हुए जंगल की तरफ चले गए। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर रॉबर्ट आखिर रॉबर्ट अंकल और मार्था आंटी की सच्चाई क्या है? जिस पर सराया एकदम कठोर हो गई। उसने कहा कि आखिरकार तुम जान ही गए, लेकिन मैंने तुमसे एक वचन लिया था, याद है तुम्हें? अशरफ को याद था। उसने उससे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अजीब सी दहशत हो रही है। कौन हो तुम लोग? जिस पर सराय ने कहा कि धीरे धीरे सब मालूम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें वादा है, तुम्हें कसम है कि तुम उनसे इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करोगे और कभी भी नहीं करोगे, किसी के आगे भी नहीं करोगे। जिस पर अशरफ ने उसकी बात को माना। वो और सराया कमरे से बाहर आए। सराया उसे नीचे लेके आई। तभी उसने देखा कि कहीं कुछ कुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। सराया ने उससे कहा कि आओ मेरे साथ। वो दोनों चलते हुए एक राहदारी से गुजरते गलियारे के पास आए। वो उनके नौकरों का कमरा था। सराया ने दरवाजे को हल्का सा अध खुला किया तो जो मंज़र अशरफ ने देखा वो इतना भयावह था कि वो सोच भी नहीं सकता था। अंदर उसके नौकर जो उसे खाना सर्व करते थे, वो लोग अजीब सी अकड़न से अपने हाथ पाँव को ऐंठ रहे थे और उनके मुंह से एक अजीब सी गुर्राती आवाज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इंसान थे ही नहीं। उनका चेहरा एकदम बैठा हुआ था, सुर्ख सफ़ेद रंगत हो रही थी। दांत इतने नुकीले थे कि ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर के दांत हों। अशरफ ये देख के एकदम से दहशत में आ गया। उसका दिल किया कि वहाँ से वो भाग जाए, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था। सराय ने तुरंत दरवाज़ा लगा दिया। उसने अशरफ की तरफ देखा। सराया उसे वापस अपने कमरे में ले आई। उसने कहा कि अब कुछ देर तुम यहीं इंतज़ार करो। इतना कहकर सराया खिड़की को खोले बाहर की तरफ झांकने लगी। उसने अशरफ को हाथ से अपने करीब बुलाया। अशरफ जैसे उसके करीब आया तो उसने देखा कि वो दोनों वापस आ रहे थे, वैसे ही, लेकिन इस बार वो एक नहीं थे, वो दो नहीं थे, बल्कि जैसे एक पूरी जमात थी उनके साथ, वैसे ही पंजों के बल, और साथ में कफन में लिपटी कुछ लाशें जिससे खून पूरे कफन में लिपटा हुआ था। ये सब देखकर जैसे अशरफ को फुकाइयाँ आने लगी। सराय ने उसे कहा, अब देखना। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। अशरफ ठहरे कदमों से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो लोग डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर वही लोग जैसे डिनर कर रहे थे। उसमें रॉबर्ट, उनकी वाइफ और वो लोग जो शायद उन दोनों के वर्कर्स थे, या कह लीजिए तो उनके गिरोह के और मेंबर्स, वो सब पिशाच थे, क्योंकि उनके डाइनिंग टेबल पर
खून और खून ही था। उनके प्लेट्स में कच्चा गोश्त पड़ा हुआ था, खून से लिपटा। उस चीज़ को देखकर जैसे अशरफ अजीब सा महसूस करने लगा। उसने सराय से पूछा दहशत से कि ये सब क्या हो रहा है। सराय ने कहा यही तो हमारा खाना है, रोज़ हम शिकार करते हैं और ये जो खून तुम देख रहे हो ना, ये उन्हीं इंसानों का है और वो कच्चा गोश्त हमारे शिकार किए जानवरों का। हम यही खाते हैं, यही हमारी खुराक है। अगर ये हमें एक दिन भी ना मिले तो हम कमज़ोर होने लगेंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा। अशरफ अब पूरी तरीके से डर चुका था। उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसके माँ बाप ने ये बात कही कि वो एक न एक दिन पछताएगा। क्या वो उनकी किसी बददुआ का असर था? उसने उसने सराय से हाथ जोड़कर कहा कि देखो सराय, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मुझे जाने दो। ये देखो, मैं सराय ने उसे एकदम से थामा। अशरफ देख सकता था कि उसकी नज़रों में खून उतर रहा था, जैसे आंसुओं की में आंखों में पानी उतर जाता है। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। उसने अशरफ से कहा यही मेरी सच्चाई है अशरफ, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहा करती थी और इसीलिए मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम ये बात अगर जिस दिन जान जाओगे उस दिन शायद तुम मेरे साथ रहना ना चाहो। अशरफ ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है? आज के आज की दुनिया में क्या वैम्पायर्स होते हैं? सराय ने कहा यही हमारा वजूद है। हम बहुत दूर से आए हैं। जहाँ जहाँ हमें खतरा महसूस होता है उस देश उस शहर को छोड़कर हम किसी नए शहर और देश की तरफ निकल जाते हैं ताकि हम अपना बसेरा कर पाएँ। और इस शहर में हमें बहुत सहारा मिला है। यहाँ की वीरानियत, यहाँ की सुनसानियत, ये हमारे लिए किसी जन्नत जैसा है। इसलिए हमारे साथ हर कोई नहीं रह सकता। लेकिन तुम डरो नहीं, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बशर्ते इन्हें मालूम हो कि तुम इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी को इनके बारे में कभी खबर नहीं करोगे, हमारे अगेंस्ट कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अशरफ, और मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती। अशरफ ने कहा लेकिन अगर मैं भी तो इंसान हूँ, अगर इन्होंने मुझे भी मार दिया तो? सराय ने मुस्कुराकर कहा कि तुम अब हमारे लिए खास हो और तुम मेरी हिफाजत में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ही हमारी एक कड़वी सच्चाई है। इस शहर में जो आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं। अशरफ ने कहा लेकिन वो बेगुनाह? सराय ने कहा कौन बेगुनाह? हम उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो आवारा, बदमाश, लुटेरे होते हैं। अक्सर देर रात गए तो ऐसे ही लोग बाहर मंडराते हैं ना। हम किसी बेगुनाह को नहीं मारते। अशरफ ने कहा तो उस लड़की का क्या जो हमारी क्लास में थी? सराय ने उसे याद करते हुए मुस्कुराया और कहा जिसने मेरी बेइज्जती की थी, उसका शिकार मैंने किया था। ये बात सुनकर अशरफ जैसे आसमान से गिरा। उसके पास जवाब देते नहीं बन रहा था। सराय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उससे कहा कि तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगी। हम एक होके रहेंगे मरते दम तक। तुमने ही तो कहा था ना। अशरफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। उसने उसने कहा कि मुझे यहाँ दहशत हो रही है। तभी उसे किसी की आहट लगी। सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था।
सराया अशरफ को अपने कमरे की तरफ ले आई। उसने जल्दी से दरवाजे को लगाना चाहा, लेकिन तब तक रॉबर्ट और मार्था वहाँ आके खड़े हो चुके थे। हमें पहले ही पता चल चुका था कि अशरफ हमें देख रहा है। इंसानी गंध जो मिल रही थी हमें, और इस घर में सिर्फ उसी के रगों में बहती खून, ताज़ी खून की महक हमारे नथुनों से लग रही थी। हम जानते हैं अशरफ कि तुम हमारी सच्चाई अब जान चुके हो। मार्था ने इस बार अपने पति की तरफ देखा। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन डरो नहीं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अशरफ ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सराय से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आप लोग की सच्चाई मैं जान भी चुका हूँ। लेकिन आप लोग डरिए नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा कि आप लोग क्या हैं। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे माँ बाबा को कभी कुछ मत करिएगा। जिस पर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर हामी भरते हुए कहा कि वो उसके माँ बाबा को कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो कुछ भी यहाँ हो रहा है या जो कुछ भी घट रहा है, इस पर अशरफ को अपनी ज़ुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद रखनी होगी। अशरफ ने कहा कि आप लोग चाहे जैसे भी रहें, सराया और आप लोग के सहारे ही आज मैं ज़िंदा हूँ, वरना मेरी कोई वजूद नहीं। अब आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन किसी बेगुनाह को अपने हाथों से मैं मार नहीं सकता। सराया ने कहा, अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अशरफ। अब आज के बाद हम एक हैं। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम भी हम में शामिल हो जाओगे और हमारी तरह एक पिशाच बन जाओगे। रॉबर्ट ने कहा, हाँ बेटे, आज के बाद तुम इस घर के मुख्य सदस्य रहोगे। लेकिन तब जब तुम्हारी मौत तुम्हारे नज़दीक होगी। अशरफ उस बात को सुनकर जैसे सोच में डूब सा गया। क्या हो रहा था उसके साथ? कहाँ उसकी ज़िंदगी उसे ला खड़ा की थी? उसने अपने भाग्य को मानते हुए यही फैसला किया कि वो सराया उसके माँ बाबा के साथ उसी घर में उन्हीं वैम्पायर्स के साथ एक इंसानी ज़िंदगी बसर करेगा, और उसकी आखिरी सांस के बाद वो भी उनमें एक शुमार हो जाएगा। कुछ साल गुजर गए दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान ऐसी चीज़ के साथ रहता है तो अपनी इंसानियत खो देता है। अशरफ के साथ भी कुछ वैसे ही हुआ। उसने उन लोग की तरह जीना शुरू कर दिया। वो अब उन लोग के बीच में रहने लगा। उसे पता था कि उसे वो लोग कभी कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए वही लोग उसके परिवार बन गए। लेकिन जब भी शहर में आते ही इंसानों के बीच उसके साथ कोई दुश्मनी मोलता या कभी भी किसी से उसकी नफ़रत होती, तो वो उन्हें अपने घर इनवाइट करता, या तो किसी बहाने से उन्हें सराया के बंगला में लेके आता, और वहाँ पर वही वैम्पायर्स उन लोगों का, उसके दुश्मनों का शिकार करते, जैसे वो इंसानों का शिकार किया करते थे, उनके खून की प्यास के लिए। खून की प्यास।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसी के साथ ख़त्म होती है अलौकिक हॉरर ऑडियो स्टोरी सीरीज़ का ये फाइनल एपिसोड 13। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए सिरे से, एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आई होप कि आपको इस कहानी में किसी भी भूल त्रुटि के लिए अगर लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके कीमती सुझावों के इंतज़ार में, जो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव योर थम्स अप। फिर मिलते हैं किसी नए वक्त पर, किसी नए दिन, एक नए सिरे से, एक नई दास्तां के साथ। विदा लेता है आपसे राइटर आसिफ विश्वास। अब फिर मिलते हैं किसी और दिन, एक नई शुरुआत में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टिल डेट।